आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि ब्रिटिश इंडिया एंटर कर गया था और कुछ कुछ जगह पे अपना फैक्ट्रीज लगा लिया था। जैसे पोर्तुगीज़ आया, डच आया और कहीं कहीं फैक्ट्रीज लगाया, वैसे ही ब्रिटिश आया और फैक्ट्रीज लगाया। तो इसी फ्लो में ब्रिटिश का आना हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे एक डेनिश कंट्री आता है जिसके बारे में लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिटिश का फ्लो बना हुआ है कि ब्रिटिश आया, एंटर किया, कुछ कुछ जगह पे अपना फैक्ट्रीज लगाया। ये अभी पढ़ें। आगे हम लोग देख लेते हैं कि और ये कैसे फैलेगा और ये कैसे ग्रोथ करेगा, उसके बारे में आगे जानते हैं। डेनिश लास्ट में कवर करेंगे। द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट में हम लोग देखे थे कि बंगाल का जो नवाब था वो था फारूक सियार। तो 1750s में जो बंगाल का नवाब है बदल के हो गया है सिराजुद्दौला। बंगाल का 1750 में कौन था नवाब? बंगाल 1750 में अंडर किसके था? सिराजुद्दौला के अंडर था बंगाल 1750 में। वो नवाब था वहाँ का। वो क्या देखा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मनमानी देखा। किस चीज़ का मनमानी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था? मिस यूज ऑफ दस्तक। फर्स्ट क्या कर रहा था वो? मिस यूज ऑफ दस्तक। दस्तक क्या था? हम शायद बताना भूल गए थे वो चीज़ को कि फारूक सियार जो अलाउंस दिया था ट्रेड करने का उसको, वो अलाउंस को दस्तक बोलते हैं कि तुम व्यापार करो, तुमको कोई चीज़ ऐसा नहीं लगेगा टैक्स वगैरह। ये चीज़ दिया था उसको, एक परमिट दिया था। परमिट मतलब इजाज़त टाइप का कि तुम यहाँ पे व्यापार करो। व्यापार का इजाज़त दिया था, इसको बोलते हैं दस्तक। किसके द्वारा? बाय फारूक सियार द्वारा दिया गया था। उसका वो मिस यूज कर रहा था, मीन दुरुपयोग कर रहा था। कैसे? वो क्या कर रहा था? अदर अदर कंट्री का जो अदर अदर ब्रिटिशर्स को भी दे रहा था ये दस्तक का परमिट कि तुम भी फैक्ट्री लगाओ, तुमको भी टैक्स नहीं लगेगा। तुम वो जो परमिट है लिखित, वो और अदर ब्रिटिशर्स को दे रहा था वो, लेकिन था तो बस उसके लिए ना। तो ये ऐसे ये मिसयूज कर रहा था। सेकेंड वॉर क्या कर रहा था? किलाबंदी किया कलकत्ता का। कलकत्ता में जो किला था बंगाल में, उसका वो किलाबंदी कर दिया, वो बिना परमिशन का, बिना मंजूरी का। जबकि सिराजुद्दौला के अंडर में बंगाल है तो उससे परमिशन लेना चाहिए कोई चीज़ का, लेकिन बिना उससे परमिशन लिए वहाँ का किलाबंदी कर दिया। किलाबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता फोर्ट। सेकेंड। थर्ड ये क्या किया? अब यहाँ बंगाल से जो भगोड़े रहते थे, भगोड़े का इंग्लिश मीनिंग फ्यूगिटिव। भगोड़े मतलब वहाँ से जो भागते थे, क्या बोलते हैं उसको, अपराधी लोग, उसको वो असाइलम दे देता था, शरण दे देता। जैसे कि कृष्णा बल्लभ एक भगोड़ा था, फ्यूगिटिव था, जो कि सिराजुद्दौला के दरबार से भागा था, वहाँ उसको असाइलम दे दिया ब्रिटिश। ये तीन चीज़ वो जो कर रहा था वो बहुत ही मनमानी टाइप का। इसको देख के सिराजुद्दौला इरिटेट हो जाता है कि ये कर क्या रहा है, मीन्स मिस यूज कर रहा है हर चीज़ का। तो अब सिराज क्या करेगा? अटैक करता है 26 जून 1756 में। सिराज अटैक किया 26 जून 1756 में और कैप्चर किया फोर्ट विलियम को। फोर्ट विलियम वही किला है जो कलकत्ता में है, जिस पर ये किलाबंदी कर रहा था ब्रिटिशर। तो फोर्ट विलियम पर ये अटैक कर देता है 26 जून 1956 में और उसको कैप्चर कर लेता है सिराज। ब्रिटिश का हार होता है, मतलब वो जो अटैक किया और वो किलाबंदी पे, मतलब फोर्ट विलियम पे, तो उसमें ना ब्रिटिशर्स को हराया और वो बहुत बुरी तरह से हराया था। ब्रिटिश की हार होती है और गवर्नर ड्रेक भागता है जब उसको हराता है। तो ये चीज़ एक लाइन यहाँ पे छूट गया है, इसके पहले ये लिखना है। जब हराता है तो ब्लैक होल ट्रेजिडी, वो ब्लैक होल ट्रेजिडी करता है। ये क्या है? जब हराने के बाद 146 ब्रिटिशर्स को कैद किया सिराज, और जिस उसको कहाँ पे कैद किया? 18x4 का एक रूम था, बहुत संकरा रूम, एकदम छोटा सा रूम में 146 ब्रिटिशर को ठूंस दिया एकदम भर भर के। 146 ब्रिटिश आदमी सिर्फ एक छोटे से 18x4 के रूम में क्या बंद कर देना, सब घुटन से, गर्मी से सब मरे। सिर्फ 23 लोग बचे थे। इसको कहा गया ब्लैक होल ट्रेजिडी। ये इंसिडेंट के बाद जो है गवर्नर ड्रेक जो है, ब्रिटिशर गवर्नर ड्रेक भाग जाता है। कहाँ भागता है? भाग के एक आइलैंड है फुल्टा, वहाँ जाके छिपता है और फर्दर असिस्टेंस मतलब सहायता का इंतजार करता है। फर्दर असिस्टेंट का इंतजार करता है।
फर्दर असिस्टेंस का हिंदी मीनिंग इन सहायता, आगे का जो हेल्प, आगे हेल्प के लिए वेट करता है कि किसी का सहायता मिलेगा। फुल्टा में, फुल्टा आइलैंड पे। तो मतलब गवर्नर ड्रेक भागा, शेल्टर मिला उसको फुल्टा में, और उसको मदद मिला वहाँ पे, जो वो वेट कर रहा था मदद का, तो उसको मदद किसका मिला? रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का मदद मिला। और अब रॉबर्ट क्लाइव क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व, वो फिर अटैक करता है सिराजुद्दौला पे, और इन दोनों के नेतृत्व में कलकत्ता को जीत लिया जाता है। सिराजुद्दौला से कलकत्ता को जीत लिया जाता है, और सिराज जो है एक ट्रीटी साइन करता है। ट्रीटी मतलब संधि, समझौता। बैटल में, बैटल सिर्फ युद्ध में सिर्फ जो है ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मार के ही जीता और हारा जाता है। मीन जिसके साथ बैटल हुआ उसको जान से मार दिए तभी वो बैटल जीता जाए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बैटल में ऐसे समझौते भी हो जाते हैं, जैसे कि सामने वाला हार मान के और वो ट्रीटी साइन कर लेता है, संधि कर लेता है कि हाँ हम हार मानते हैं। तो उन्हें पता है कि जान आगे जाने से बेहतर है जो जिस चीज़ के लिए वॉर हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो ट्रीटी साइन करता है फरवरी 1757 में। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। जितने भी ट्रीटी आगे हम बताते जाएंगे वो सब याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या उस साइन किया, तो वो क्या क्या किलाबंदी को अलॉट कर दिया, मतलब ये सिराज जो है किलाबंदी अलाउ कर दिया करने को, और अंग्रेज का कॉइन भी अलाउ कर दिया। ये दोनों चीज़ किया ट्रीटी ऑफ अलीनगर में। अब गवर्नर ड्रेक भागा था, शेल्टर मिला था उसको, रॉबर्ट क्लाइव मदद की। अब क्यों भागा, मतलब स्टार्टिंग टू एक समराइज करें तो ये हुआ था कि वो ब्रिटिश का मनमानी चल रहा था, तो फिर सिराज ने वॉर छेड़ा था, वहाँ से गवर्नर ड्रेक भागा था, और वो फिर बदले में बदला लिया, कलकत्ता जीत लिया रॉबर्ट क्लाइव की मदद से, और ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो गया। तो मीन्स कलकत्ता तो वो जीत लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे शासन सिराज का ही है। भले वो उसके नेतृत्व में है, उसके अंडर में है, बट है तो सिराज का ही शासन चल रहा है। अभी ट्रीटी साइन किया ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको जीत लिया पूरी तरह, शासन अभी भी सिराज का ही है। तो उसका शासन पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, सिराज को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रचता है, षड्यंत्र रचता है। अब होगा षड्यंत्र, ये षड्यंत्र रचेगा रॉबर्ट क्लाइव, ताकि पूरी तरह से सिराज को हराया जाए। मैन लीड करेगा इस षड्यंत्र में कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अभी षड्यंत्र मीन्स क्या? जब रॉबर्ट क्लाइव बोला कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए देखो कि इसका दुश्मन कौन है, तो पता चला कि उसके ही दरबार में, उसके अंदरूनी तरीके, मतलब सब टूटे बिखरे हुए थे। उसकी आंटी जो है, उसकी चाची खुद उसकी दुश्मन थी अंदर से। तो वो सारा उसकी जो प्राइवेट बातें, जो कि एक सेना वगैरह की, सब इसको लीक कर देती है। आगे देखते हैं। मेन लीडर था रॉबर्ट क्लाइव, वो इस षड्यंत्र का। उसमें क्या किया, सबको मिला ले, जितना भी उसके अंदर था मेन जैसे कि सेनापति वगैरह, वो सबको अपने अंडर मिला लिया। मीर जाफ़र, जो कि मीर बख्शी था। मीर बख्शी एक पोस्ट होता है कमांडर का, इसको सेनापति बोलते हैं हम लोग। तो मीर जाफ़र जो है सेनापति था सिराज का। और मानिक चंद वो किलेदार था, जिस कलकत्ता को जीता था ना, वहाँ का किलेदार ही ये था मानिक चंद, उसको भी ब्रिटिश अपने में मिला लिया। और अलीनगर का भी। गश्ती बेगम उसकी आंटी थी सिराज की, वो भी उसके साथ दगाबाजी की। खादिम जो कि मीर बख्शी, डिप्यूटी मीर बख्शी का पोस्ट, ये एक पोस्ट है। जगत सेठ और अमीन चंद, ये दोनों, ये बैंकर था और ये व्यापारी था। अभी ये दोनों इसके साथ क्यों आया रॉबर्ट क्लाइव? क्योंकि वो जो दस्तक का बात किए थे, जिसमें कि व्यापार करने का परमिट था, वो ब्रिटिश सबको दे रहा था। मतलब उस दस्तक का फ़ायदा उठा तो रहा था ये सब लोग भी, बैंकर व्यापारी लोग भी। तो दस्तक का बेनिफिट मिलता था ये लोगों को, और सिराज उस पर रोक लगा रहा था कि वो उस परमिट का मिसयूज मत करो। लेकिन उसका मिसयूज से फ़ायदा इन लोगों को भी था, तो ये लोग भी इसके साथ मिल गया। तो इतने लोग मिल गए और एक षड्यंत्र रचा, और इसका खबर सिराज को नहीं था कि ये लोग मेरे अंडर अब नहीं है। उसको लग रहा था सब मेरे पास ही हैं, बट सब खिलाफ हो चुके थे। ये देखते हैं। अब ये सबको अपने अपने में मिलाने के बाद
एक बैटल होता है, मीन सिराज ही बैटल रचता है। 23 जून 1757 को एक बैटल होता है भागीरथी नदी के पास। भागीरथी नदी के पास एक मैदान है पलासी, वेस्ट बंगाल में। भागीरथी नदी के पास वेस्ट बंगाल में एक मैदान पलासी में युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी इसको बोल। ये होता है 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें सिराज हारता है बहुत बुरी तरह से, मानो कि युद्ध छेड़ा हो, सब रेडी हो वॉर करने के लिए। जैसे ही सिराज बोले आक्रमण, और सब बोल दे कि हम फाइट नहीं करेंगे। जितने लोग थे जिसका लिस्ट हम बताए वो सब मुकर जाए। इस तरह से सिराज के साथ धोखा हुआ और सिराज डिफीटेड, सिराज हारा। और सिराज को मार, मतलब बोले थे ना कि जड़ से ख़त्म करना है सिराज को, तो सिराज को जड़ से ख़त्म करना मतलब उसको किल्ड बाय मीर मीरान। सिराज को मार दिया गया मीर मीरान के द्वारा। मीर मीरान कौन था? मीर जाफ़र का बेटा था। ये जो मीर जाफ़र बताए ना, जो कि मीर बख्शी था, मतलब सेनापति जो मीर जाफ़र था उसका बेटा था मीर मीरान, वो सिराज को मार दिया। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद स्टार्ट हुआ लूट का शासन। कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये लाइन, कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद असली लूट का शासन शुरू हुआ था ब्रिटिश का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेन ऑफ प्लंडर। रेन ऑफ प्लंडर स्टार्ट हुआ, लूट का शासन, असली लूट का शासन बैटल ऑफ प्लासी के बाद। अब ये कैसे हुआ ये देखिए आगे पता चलेगा। वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या किया अंग्रेज को मिला 27,500 पाउंड वो बैटल में हरजाना के थ्रू। 22.5 मिलियन मीन्स देखिए, बोला गया था कि यदि तुम ये लोग को जो अपने साथ मिला लिया गया था षड्यंत्र में, वो लोग ऐसा तो नहीं है कि वो लोग सिर्फ एवं ही उसका साथ दे दिया, सब कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा था। उसमें से मीर जाफ़र को बोला गया था कि तुमको वहाँ का नवाब बना देंगे। तो जब ब्रिटिश क्या है, अपना फ़ायदा निकाला, उसके बाद फ़ायदा निकाल सबको मिला के उससे वॉर रच लिया। अब जब सिराज हार गया है तो मैन हाथ तो रॉबर्ट क्लाइव का ही था ना, तो वो क्या बोला कि मेरे ही बलबूते सब जीते हो। तो 22.5 मिलियन रुपया दिया मीर जाफ़र ब्रिटिश को, और रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनल जागीर मिला। पर्सनल जागीर मीन्स, जागीर होता है एक टैक्स कलेक्शन टाइप का, वहाँ का जो भी प्रजा लोग जो कलेक्शन देती है उसको बोलते हैं जागीर। वो पर्सनल जागीर रॉबर्ट क्लाइव को मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना का जमींदारी मिला। 24 परगना मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा एरिया, जो सिर्फ यहाँ व्यापार करने आया था उसको, वो देखिए अब किस तरह से अपना डोमिनियन फैला रहा है। 24 परगना, एक परगना में कई गांव आ जाते हैं, बहुत सारे गांव, और उसी तरह का 24 परगना इसको मिल गया। उसका जमींदारी मिला। जमींदारी का मतलब उस ज़मीन पर जो भी खेती होगा उसका टैक्स जो मिलेगा, उसका कलेक्शन, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे इनडायरेक्टली कंट्रोल बनाया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर इसका कंट्रोल अब हो गया। जैसे पीछे हम लोग अवध वगैरह देखे थे, वैसे अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब कैसे हुआ इसके बारे में आगे में और डीपेस्ट बताएंगे, इसको याद रखिएगा। मीर जाफ़र को पुपेट नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को एक कठपुतली नवाब बना के बिठा दिया गद्दी पर। मीन्स पहले तो सिराज को हरा लिए लोग, मतलब मीर जाफ़र को बना तो दिया नवाब, लेकिन सिर्फ नाम का, बोल करता वही था जो ब्रिटिश बोलता था, उसके इशारों पे नाचता था वो। नहीं नाचोगे जाओगे कहाँ, क्योंकि जीते तो उसी के बलबूते। जब मीर जाफ़र ने मना किया ब्रिटिश डिमांड मानने से, मीन्स जब तंग आ गया, एकदम इरिटेट हो गया इसका ये बार बार का डिमांड से ही, हर चीज़ में मतलब कठपुतली बना के रख दिया था इसको। तो जब मीर जाफ़र ने मना किया ब्रिटिश को कि हम डिमांड दोबारा नहीं मानेंगे, तो उससे उसका पद ही खाली करवा दिया। वो खाली करवा दिया पद, और अगला नवाब दूसरे को बना दिया। अगला नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को, जो खुद मीर जाफ़र का ही दामाद था। अब उसको क्यों बनाया? अब उसको बनाने का रीज़न था, जो ब्रिटिश का चमचा होता था, जो उसके चापलूसी करता था कि हम आपका ये कर देंगे, आप मेरा ये कर दीजिए, उसको बना देता था। मीर जाफ़र, सॉरी मीर कासिम उसका चापलूसी करके ऐसे कि हमको नवाब बना देगा, तो मीर कासिम उसके आगे पीछे घूमता था, तो सन ने उसका दामाद को बना दिया मीर जाफ़र की जगह पे। ये इसका बात नहीं माना तो मीर कासिम को नवाब बना दिया अगला, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था। आगे चल के देखो, ब्रिटिश तो ब्रिटिश, मीर कासिम अब आगे जाके फिर इरिटेट हुआ ब्रिटिश से, मतलब कठपुतली ही बनाएगा ना, ऐसा तो नहीं है उसको शासन करने के लिए दे दिया।
अब मीर कासिम इरिटेट हुआ ब्रिटिश से। अब वो क्या करता है, मीर कासिम जब इरिटेट हुआ तो वो ना कुछ एक्शन वगैरह लेने का सोचता है, अपना मिलिट्री वगैरह तैयार करने लगता है और अपना जो कैपिटल है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेता है। बंगाल का तब कैपिटल जो मुर्शिदाबाद था उसको शिफ्ट करके मुंगेर मुंगेर कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक बंगाल में कैपिटल शिफ्ट किया था, तो आंसर होगा मीर कासिम। अब जो छोटे छोटे लगातार बैटल्स होते रहे ब्रिटिश और मीर कासिम में, छोटा छोटा जो वॉर होता होने लगा, उस तरह का छोटे छोटे लगातार बैटल के बाद कासिम भागा और शेल्टर लिया, भाग के वो शेल्टर लिया अवध नवाब के पास, जो कि है सूजा उदवाला। मतलब जो छोटा मोटा जो बैटल लोगों के बीच होने लगा, झड़प होने लगा धीरे धीरे, तो कासिम वहाँ से भाग के कहाँ पे शरण लिया, शेल्टर लिया, अवध का जो नवाब था उस टाइम सूजा उदवाला। देखिए प्लेसेस से अभी कॉन्फ्यूज मत होइएगा, अब हम बस प्लेसेस वगैरह याद रखिए। हम एक मैप भेजेंगे, उस मैप के थ्रू एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा कि किस लोकेशन का कहाँ का बात कर रहे हैं, कि ये अवध कहाँ पे है और कहाँ का बात कर रहे हैं, ये मीर कासिम कहाँ से भागा था, किस लोकेशन से कहाँ भागा था जो उसको शरण मिला था। ये सब जो बात है ये धीरे धीरे आप कनेक्ट करते जाएंगे, बस अभी कंसोलिडेट कीजिए सब चीज़ों को। अवध का नवाब सूजा उदवाला के पास जाके शेल्टर लिया मीर कासिम, और ये लोग अब क्या सोचे कि ब्रिटिश का बहुत हो गया, अब हम लोग उसको फाइनली बैटल करके हराएंगे, ऐसा ये लोग पूरा प्लानिंग किया। मतलब ये प्लानिंग कौन कौन किया, सूजा उदवाला और कासिम, अवध का सूजा उदवाला और मीर कासिम मिलके प्लानिंग कर रहा था कि ब्रिटिश को हराना है, क्योंकि उसका जो ये मनमानी देखते जा रहा था, फैलते जा रहा था, सबको पता चल रहा था कि वो कर क्या रहा है, शासन अपना बना रहा था। तो ये दोनों मिलके बैटल करने वाला था। तब तक ये अवध का सूजा बोला कि हम लोग अकेले क्यों, उनसे उनको भी पकड़ते हैं जो जिनको इनसे दिक्कत है, जिनका दुखता नस पकड़ के रखा है ब्रिटिश, सबसे पुराना दुश्मन ब्रिटिश का मुगल, मतलब मुगल ही है ना, जिसको ये नाम का अब मुगल रह गया था। मुगल पहले पूरा इंडिया, पूरा डोमिनियन पर उसका राज था, लेकिन ब्रिटिश उसको जैसे स्टार्टिंग में डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल पढ़ाए थे, उसमें उतना क्लियर तो नहीं, बट इतना तो पता चला था कि मुगल का डिक्लाइनेशन मतलब मुगल का पतन हो गया था, वो बस नाम का वो एक राजा बन के बैठा हुआ था। तो एक तरह से उसको भी खुन्नस था ब्रिटिश से। तो ये दोनों गया, मुगल का शासक जो उस टाइम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, उसके पास गया और तीनों मिल के बोला कि ब्रिटिश को हराते हैं। और ये कोई नॉर्मल हस्ती नहीं था, ये तीनों, अवध का शासक, मुगल का शासक, मुगल को हिंदुस्तान ये शासन कुछ बोला जाता था, एक नाम हम बोल रहे हैं, पूरा इंडिया पे शासन करने वाला, हाँ शहनशाह हिंदुस्तान टाइप का बोला जाता था। ऐसे बड़े बड़े पावर जो पूरा इंडिया में सुनता था सबकी, मुगल मीन्स मुगल बोला जाता था उनको। तो इन तीनों के पावर को, इन तीनों पावर ये तीनों पावर मिल के ब्रिटिश से वॉर करता है। और इस वॉर का नाम रखा गया, इस बैटल का नाम हुआ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है कि रियल फाइट था। जो पिछला वॉर हम लोग देखे बैटल ऑफ प्लासी, वो एक बैटल नहीं था, देखने जाओ तो बैटल हुआ ही कहाँ था, दोनों के बीच टीटी हो गया, सब तो धोखा दे दिया, तो बैटल हुआ नहीं, मीन्स बैटल नाम रखा गया, बस बैटल हुआ नहीं था, बस एक षड्यंत्र रचा गया था, दोनों के बीच संधि हो गया, और असली वॉर तो मानो कि हुआ ही नहीं। मेन बैटल तो ये था, बैटल ऑफ बक्सर। असली वॉर तो ये हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ने अपना रियल पावर दिखाया, अपना मिलिट्री पावर दिखाया, और उसमें ब्रिटिश का जीत हुआ, ये तीनों पावर को हरा के। बैटल ऑफ बक्सर जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये कहा जाता है कि निर्णायक युद्ध हुआ, एक वैलिड बैटल जिसमें कि पावर दिखा ब्रिटिश का। पिछला तो बैटल ऑफ प्लासी कोई वॉर नहीं था, वो एक ट्रीटी हो गया था। निर्णायक युद्ध रहा। भारत क्यों निर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसमें भारत का तीन बड़ा पावर हार गया, जो कि एक पूरा हिंदुस्तान पे शासन करने वाला तीन बड़ा पावर हार गया वो ब्रिटिश से। ब्रिटिश अपना रियल मिलिट्री पावर का सुपरियोरिटी को दिखाया, इसका मिलिट्री पावर कितना पावरफुल है। अब क्लियर हो गया था कि भारत का नेक्स्ट रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगा। ऐसे तीन महान रूलर को हरा के
अपना पावर दिखा के, अपना मिलिट्री पावर दिखाया ब्रिटिश, ऐसा कि सबको क्लियर हो गया कि अब तो नेक्स्ट रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगा, अब इससे कोई नहीं सकेगा, ऐसा। अब इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हुआ। बैटल मीन्स उसमें जो ट्रीटी हुआ था वो बैटल के हुए बिना हुआ था, और ये बैटल में माने कि तीनों हार गया, हार मान लिया, उसके बाद ये ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 15 अगस्त 1765 में। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दो भागों में हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का सूजा के बीच एक ट्रीटी हुआ, जिसमें कि सूजा 50 लाख रुपया दिया हरजाना के तौर पर, युद्ध का हरजाना के तौर पर, कि तुम युद्ध अच्छा क्यों। 50 लाख मिला सूजा से एज वॉर इंडिमिनिटी, वॉर का हरजाना के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूजा दिया 50 लाख रुपीज़। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल का जो रूलर था शाह आलम सेकेंड, वो फिर 50 लाख रुपीज़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा, ब्रिटिश जो है 50 लाख रुपीज़ देकर शाह आलम को बदले में एक सेकेंड, इसमें जो है शाह आलम सेकेंड को ब्रिटिश दिया 50 लाख, और बदले में क्या लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया। दीवानी अधिकार मीन्स रिवेन्यू कलेक्शन। रिवेन्यू मतलब वो सारा टैक्स कलेक्शन इस तीनों एरिया का, जैसे वो एरिया बताए थे हम पीछे, उसी तरह से अब देखिए बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये तीनों का पावर अब किसके पास, ब्रिटिश के पास। वहाँ का जो भी रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह आएगा वो अब जाएगा ब्रिटिश के पास, वहाँ का दीवानी अधिकार लिया, इसी को बोलते हैं दीवानी अधिकार, रिवेन्यू कलेक्शन, टैक्स वगैरह। यहाँ पे याद रखने वाला बात एक नोट ये है कि अभी भी निजामत अधिकार मुगल के पास छोड़ दिया। अब निजामत अधिकार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस। निजामत अधिकार का मतलब कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था मतलब वहाँ का देख रेख, कानून वगैरह क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम वगैरह मीन्स केसेस वगैरह जो भी उसे रहा बंगाल का, वो सब जो है मुगल के पास रहा। मतलब कहने जाओ तो ब्रिटिश सिर्फ फ़ायदा ले लिया और सारा जो टेंशन वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है वो मुगल के पास छोड़ दिया। कोई राजा यदि किसी राज्य का देख रेख करता है, वहाँ का हर चीज़ सॉल्व करता है, कानून वगैरह देखता करता है क्या क्या हो रहा है, तो उसके बदले में क्या करता है, वो प्रजा से टैक्स लेता है, उससे उसका बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे तो दीवान और जो टैक्स कलेक्शन करता है उसी को दीवानी का अधिकार बोलते हैं। तो यहाँ तो दीवानी अधिकार ब्रिटिश ले लिया और इसको सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। मीन्स ये भी कठपुतली टाइप का, निजामत अधिकार रखो तुम, रेवेन्यू कलेक्शन हम रखेंगे। अब ये और आगे क्लियर होगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दो रूलर का शासन बंगाल में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरकी या फिर डायरकी। मीन्स एक जगह दो रूलर का शासन होने लगा, एक तरफ रूल ऑफ नवाब, एक तरफ नवाब का रूल और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था यहाँ से बंगाल में। अब द्वैत शासन कैसे, रूल ऑफ नवाब जो था, नवाब जो कि मुगल रखा, डेज्यूर रूलर नाम मात्र का, डेज्यूर रूलर का मतलब नाम मात्र का, ये नाम मात्र का वहाँ का नवाब रह गया। इसके पास सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये निजामत अधिकार के साथ, ये निजामत राइट्स के साथ इसके पास सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी रह गया, नो पावर। सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नो पावर, कोई पावर नहीं, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी निजामत राइट्स के साथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉय ऑल पावर्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ये सारा पावर्स एंजॉय करने लगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा इसके पास, इसको बोलेंगे डिफेक्टो रूलर। मतलब वास्तविक का जो रूलर है वहाँ जो दिख रहा है कि साफ वहाँ का अब शासन कौन कर रहा था, ब्रिटिश ही कर रहा था, बस नाम का इसको रूलर रख दिया था, मतलब नवाब रख दिया था। डिफेक्ट वास्तविक रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी के साथ, दीवानी राइट्स के साथ। दो चीज़, निजामत राइट्स नवाब के पास रहा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, और दीवानी राइट्स मतलब सारा टैक्स कलेक्शन वगैरह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, इसके पास सारा पावर है, ये बस नाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ये सारा पावर एंजॉय कर रहा है। ये दो भागों में बंगाल का डिवीज़न हो चुका है। यहाँ पे फिनिश होता है ग्रोथ ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक मैप के थ्रू थोड़ा सा और ऐसे देख सकते हैं, ये रहा, यदि इंडिया है तो
ये वाला जो एरिया है, ये इस तरह का एरिया में सब चीज़ हो रहा है। ये वाला एरिया में, ये सब एरिया में बंगाल, हम एक मैप सेंड कर देंगे जिसमें कि क्लियर हो जाएगा। हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बाकी अवध वगैरह जो भी है, मछलीपट्टनम, ये सब इधर हो रहा है। अब जो है इसका नज़र आगे चल के पड़ेगा इस पेनिनसुलर एरिया पे। इंडिया का जो ये पेनिनसुलर एरिया है, पेनिनसुलर एरिया का मतलब वो एरिया जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक लैंडमास हो। ये पेनिनसुलर एरिया में जो लोग शासन कर रहा है उस पे उसका नज़र जाएगा। अब यहाँ पर तो पूरा कब्जा कर लिया है, अब इधर धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे वो मैसूर से लड़ेगा मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर होगा। फिर मराठा से लड़ेगा, एंग्लो मराठा वॉर होगा। इसी तरह से कार्नेटिक से लड़ेगा। इसी प्रकार अब वो धीरे धीरे इस पेनिनसुलर एरिया पे कब्जा करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे या तो डेनिस ख़त्म करेंगे, जो डेनिस कंट्री इंडिया आता है वो कवर नहीं हुआ, या तो वो, या फिर पेनिनसुलर एरिया में धीरे धीरे कैसे कवर अप करेगा अब ब्रिटिश, आगे हम लोग ये जानेंगे।